नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिकेश प्रेम चैनल में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया के बारे में। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये किससे रिलेटेड जो है कंडीशन है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड जो है वो कंडीशन है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है? ये ऐसी एक ग्लैंड है जो पुरुषों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ जुड़ी हुई रहती है। उसमें उसका एक जो है वो हिस्सा रहता है। डिटेल जो है आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने इसके बारे में डिटेल बताया हुआ है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जो है वो जरूर करें। दोस्तों बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या कि ये बिनाइन है, मतलब ये नॉन कैंसरस एक कंडीशन है जो प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड जो ये कंडीशन है। हाइपरप्लेजिया का मतलब क्या है कि एनलार्जमेंट ऑफ अ टिश्यू और ऑर्गन, उसमें कहा जाता है कि हाइपरप्लेजिया। तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया का ही सिंपल एक मतलब है कि ये नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है, जिसमें साइज जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की बढ़ जाती है, जो कि कैंसरस इसे नहीं माना जाता है। इसलिए इसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया इसे कहा गया है। सिंपल इसके नाम का जो है वो शब्द है। इसमें क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो साइज में बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, थोड़ी साइज जो उसकी नॉर्मल रहती है वो बढ़ जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहती है ये वॉलनट शेप में रहती है, उसका जो आकार है वो वॉलनट जो रहता है वॉलनट शेप के हिसाब से रहती है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो यूरिनरी ब्लैडर जो रहता है उसके ऊपर रहती है, मतलब उसके नीचे रहती है, रेस्ट बिलो यूर यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर के नीचे हमें जो है वो देखने को मिलती है। और रेक्टम के आगे, रेक्टम क्या है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा रहता है जहां से जो फीकल जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के ये नीचे देखने को मिलती है और रेक्टम के आगे हमें देखने को ये मिलती है। तो ये जो बीपीएच है, ये क्या ये कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है? क्या इससे कैंसर होता है? सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो बीपीएच है ये नॉन कैंसरस ग्रोथ ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है। इसमें इसके नाम में इसका जो मीनिंग दिया हुआ गया है, लेकिन इसके जो शब्द रहे जो इसके जो सिम्टम्स रहते हैं, जो बीपीएच के सिम्टम्स रहते हैं, ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो प्रोस्टेट कैंसर के जैसे ही रहते हैं। तो अगर किसी को बीपीएच है तो उससे जरूरी है कि वो कैंसर स्क्रीनिंग भी करवाना काफी जरूरी रहता है, ये देखने के लिए कि ये जो एनलार्जमेंट हो रहा है ये नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। तो स्क्रीनिंग करना काफी जरूरी है। आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल और समझेंगे। कॉजेज क्या है? सबसे मेन जो कॉज है ये एज के ऊपर है। पुरुषों में जब एज बढ़ जाती है, 55 साल के ऊपर जब एज हो जाती है, उनमें ये जो है ज्यादातर देखने को मिलता है, 55 से 70 साल के बीच में। अब क्या होता है कि जब 55 साल के या 60 साल के आसपास कोई पुरुष जाता है तो उसमें जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट यानी कि बीपीएच जिसे हम लोग कह सकते हैं, उसके 50-50% चांसेस रहते हैं। मान लीजिए 100 लोगों के ऊपर अगर ये जो डायग्नोसिस अगर होता है तो उसमें से 50% लोगों को देखने को मिलता है जो 55-60 के ऊपर है। 85 की एज के ऊपर अगर कोई व्यक्ति है, उनमें अगर किसी के ऊपर डायग्नोसिस होता है तो 90% लोगों में देखने को मिलता है कि उन्हें बीपीएच होने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे ही आपकी 50-55 साल की जब एज होती है तो उसके बाद उस व्यक्ति को, पुरुषों को स्क्रीनिंग करना जरूरी है, कैंसर के लिए भी और बीपीएच के लिए भी, यानी कि कैंसरस प्रोस्टेट के लिए और नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के लिए ये देखना काफी जरूरी है। क्यों? इसका जो कॉज है, ये कभी जो रिसर्चर्स हैं वो अभी तक ये उनका मानना है कि इसका कॉज जो है वो अननोन है, ये प्रॉपर तरीके से हम लोग इसे बता नहीं पा रहे हैं। पर जो उनके स्टडी में उन्होंने कुछ चीजें जो नोट की हैं वो ये है कि जैसे जैसे पुरुष में उम्र बढ़ती जाती है, एज बढ़ती जाती है, तो टेस्टोस्टेरॉन जो हार्मोन रहता है वो लो हो जाता है और ईस्ट्रोजन जो है वो नॉर्मल रहता है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट होता है। अब लोग क्या करते हैं, जिनमें टेस्टोस्टेरॉन कम हो जाता है, तो जैसे मान लीजिए कम हो गया तो हार्मोन इम्बैलेंस हो गया, तो कई लोगों को जब पता चल जाता है तो वो टेस्टोस्टेरॉन के सप्लीमेंट्स लेते हैं। वो बढ़ गया, कुछ समय के बाद टेस्टोस्टेरॉन सप्लीमेंट लेने के बाद बढ़ गया, फिर लेवल आ गई, फिर वो कभी अगर उन्होंने मिस कर लिया या फिर उसको जो इतनी रिक्वायर्ड उतना नहीं मिला, तो ये मिसमैच जब होता है या फिर जो उनमें जो हार्मोनल में जो प्रॉपर तरीके से बैलेंस होना चाहिए वो नहीं होने के कारण प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ग्रो कर लेती है। दूसरा कारण क्या उनका मानना है, डीएचटी यानी कि डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। ये एक ऐसा है जो कि इंक्रीज हो जाता है एक ओल्ड एज पर्सन में, काफी मात्रा में जो है परसेंटेज जो है इसका
देखा जाता है, जो कि काफी पोटेंट फॉर्म है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन का एक पोटेंट फॉर्म है जिसे डायहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरॉन कहा जाता है। इसके कारण भी ये होने के चांसेस पुरुषों में देखने को मिलते हैं एक एज के बाद। साइन और सिम्टम्स क्या है? साइन और सिम्टम्स पहले देख लेते हैं कि स्लोनेस एंड ड्रिबिंग व्हेन यू पी। जब पेशाब व्यक्ति जब होता है, जब उनमें ये बीपीएच हो जाता है, तो जब उन्हें महसूस करना है कि उनमें क्या फर्क आ रहा है, तो जब वो पेशाब करने के लिए जाते हैं तो काफी स्लो यूरिनेशन होता है या फिर रुक रुक के जो है वो यूरिनेशन होता है। डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग टू पी, पेशाब शुरू होने में जब जो रहता है, जैसे कि एक स्पार्क के थ्रू जो है वो इंस्टेंटली जो है वो एक्सक्रीट आउट होता है, लेकिन कभी कभी काफी तकलीफ होती है। क्यों होती है उसको पहले समझ लीजिए। जब प्रोस्टेट जो है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये एक वॉलनट जैसे, इसके अंदर से यूरेथ्रा जाता है। यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है जहां से इजैकुलेशन होता है पुरुषों में और यूरिन भी निकलता है, इतना तो पता है। और भी डिटेल समझना है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देख सकते हैं। तो ये यूरेथ्रा जा रहा है, उसको वॉलनट शेप में प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो कवर करती है। अब जब पेशाब करेगा या फिर इजैकुलेट करेगा, उसकी साइज अगर बढ़ जाएगी, तो जैसे हम लोग देखते हैं कि जो एक पाइप रहता है उसके अंदर से पानी जाता है, अगर हम लोग दबा देते हैं तो या तो फोर्स बढ़ जाता है, तो पानी धीरे धीरे जो है वो कम होता है, तो फिर पाइप में कोई ना कोई तकलीफ होती है। तो ये यूरेथ्रा को पाइप समझ लीजिए, उसको जो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से जो प्रेशर आता है उसकी वजह से यूरिनेशन में और इजैकुलेशन में तकलीफ होती है। सिंपल कैलकुलेशन है। अनकंफर्टेबल लीकिंग हो जाती है। सडन नीड टू पी, अचानक आपको लगेगा, क्योंकि सडन नीड टू पी क्या होता है कि देखो, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जमा हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से जो यूरेथ्रा रहता है वो दब जाता है। तो यूरिन करने जब व्यक्ति जाता है तो वो पेशाब जो है वो करने जाता है, उसका पूरी तरीके से ब्लैडर जो है वो एम्प्टी नहीं होता है। फिर वो आता है, फिर बार बार उसे लगता है कि मुझे यूरिनेशन चाहिए, तो बार बार इससे जाना पड़ता है, ये भी एक तकलीफ है। यूरिनरी ब्लैडर पूरा एम्प्टी नहीं होता है, ये भी एक तकलीफ है। यूरिनेशन के टाइम पे काफी दर्द होता है, ये भी तकलीफ होती है उसमें। इजैकुलेशन, सेक्सुअल एक्टिविटी अगर कोई कर रहा है, इजैकुलेट कर रहा है, तो उसमें भी काफी तकलीफ होती है। पेशाब का कलर जो है वो बदलना शुरू होता है, पेशाब से बदबू आना शुरू हो जाती है, और बार बार आपको जो है वो नींद में उठना पड़ता है, रात को उठना पड़ता है पेशाब के लिए। नॉक्टोरिया जिसे कह सकते हैं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना है, आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। नॉक्टोरिया के बारे में भी मैंने डिटेल में जो है इसमें बताया है। तो जब ये दर्द होता है, काफी तकलीफ होती है, जब वो इजैकुलेट करने की तकलीफ आती है, जब ये इजैकुलेशन होता है, चाहे इधर वो सीमेन इजैकुलेशन हो या फिर यूरिन इजैकुलेशन हो। तो ये था यहाँ तक साइन और सिम्टम्स के बारे में। साइन और सिम्टम्स तो हमने देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं कि बीपीएच के बारे में, कि ये कॉन्टेजियस है क्या, मतलब ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है क्या, या फैलने के इसके कारण या रीजन रहते हैं क्या। तो बीपीएच इज नॉन कॉन्टेजियस। सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम वगैरह में, तो ये याद रखिएगा। यूरोलॉजिस्ट ट्रीट बीपीएच, मतलब कौन से ऐसे डॉक्टर हैं जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को ट्रीट करते हैं, तो वो यूरोलॉजिस्ट रहते हैं। यूरोलॉजिस्ट कौन है? ये एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं जो कि यूरिनरी सिस्टम को ट्रीटमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं, साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी ये काफी हद तक जो है वो ट्रीट कर लेते हैं और करते भी हैं। अभी देखते हैं कि अगर हम लोग कोई व्यक्ति बोलता है कि यार 55-60 साल के बाद तो ये कंडीशन होती है, अब इसके बाद मेरी जिंदगी बची क्या है, तो मैं इसको ट्रीटमेंट करूं या खर्चा करूं, जितना जीना है वो जी लेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति बोलता भी है, तो उसे ये पता नहीं है ना कि कितना सीवियर है, उसके अंदर कितनी साइज जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड की बढ़ चुकी है। तो मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति बीपीएच को अनट्रीट करता है, मतलब उसे ट्रीट करना ही नहीं है, तो उसके कारण जो साइड इफेक्ट जो है वो क्या हो सकते हैं, अगर वो और सीवियर बढ़ता गया तो उससे क्या क्या हो सकता है। एक तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ब्लैडर स्टोन हो सकते हैं, और पेशाब के वक्त जो है ब्लड आ सकता है, किडनी डैमेज भी हो सकती है। अब किडनी डैमेज यहाँ पे क्यों होती है, क्योंकि जब यूरेथ्रा, जैसे मैंने आपको बताया, ये यूरेथ्रा है, ये कवरिंग करता है प्रोस्टेट, ये इसको दबा देता है, यूरिन जा रहा है वो बैक फ्लो होता है, पीछे की तरफ झटका देता है। तो वो क्या होता है, ये बैक फ्लो जो यूरिन का होता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो जिसकी वजह से वो किडनी को डैमेज करने का एक सबसे बड़ा कारण बन जाता है। तो अगर कोई अनट्रीट करता है विदाउट नोइंग कि कितना सीवियरिटी है, कितनी तकलीफ है, तो ये कंडीशन भी जो है उस व्यक्ति में हो सकती है। तो बेटर है कि 55-60 साल के बाद स्क्रीनिंग और हो सके तो कुछ मेडिकेशन से ट्रीटमेंट लेना काफी जरूरी हो जाता है, और करना भी चाहिए। आगे हम लोग जो ट्रीटमेंट और मेडिकेशन भी समझेंगे। डायग्नोसिस किस तरीके से करता है, यूरोलॉजिस्ट के पास आपने गए, आपने बताया कि तकलीफ है, वो डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे आपके। सबसे पहले तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, वो देखेंगे टच वगैरह करके, कुछ आपके सिम्टम्स को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद वो देखेंगे
और कुछ सवाल आपसे पूछ सकते हैं यूरिनेशन के बारे में और इजेकुलेशन के बारे में, पेन के बारे में, आपको क्या लगता है, कितने बार आप पेशाब करने जाते हैं, ये काफी सवाल जो है वो आपसे वो पूछ सकते हैं। डिजिटल रेक्टल एग्जाम एक क्या होता है, कभी कभी कई जगह पे यूरोलॉजिस्ट जो है वो एडवांस ट्रीटमेंट भी अपनाते हैं। तो क्या होता है, एक ग्लव्स वगैरह इस्तेमाल करके एक फिंगर जो है वो रेक्टम के द्वारा वो इंसर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि रेक्टम के नजदीक में रहता है ये प्रोस्टेट जो रहता है, तो वहां पे फिजिकली एग्जामिन करते हैं और एक अंदाजा करते हैं। फिजिकली एग्जामिनेशन के अंदर ही ये कंडीशन आती है रेक्टल एग्जाम, डिजिटल रेक्टल एग्जाम। तो वो टच करके देखते हैं कि कितनी तकलीफ जो है बड़ी है और कितनी साइज जो है वो बड़ी है। हो सकता है कुछ डॉक्टर इतने स्पेशलाइज भी रहते हैं कि वो डिटेक्ट भी कर लेते हैं फिजिकली एग्जामिनेशन से कि ये कैंसरस ग्रोथ है या नॉन कैंसरस ग्रोथ है। डिपेंड करता है उनके एक्सपीरियंस के ऊपर। सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स की वो देख सकते हैं, अगर आपके सिम्टम्स काफी ज्यादा सीवियर हैं तो उसके लिए भी एक डायग्नोसिस वो करते हैं कि सिम्टम्स कितने सीवियर हैं। यूरिन फ्लो, कितने बार आपने यूरिन फ्लो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यूरिन फ्लो किस तरीके से है, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, स्मेल आ रही है, ब्लड निकल रहा है, ये सब जो है वो यूरिन फ्लो में देखा जाता है। यूरिन कितने बार फ्लो हो रहा है, कितनी जो है वो फोर्स से फ्लो हो रहा है, वो भी इसमें देखा जाता है। एक ऑब्जर्वेशन जो है वो किया जाता है। साइटोस्कोपी किया जाता है। स्टडी टू डिटेक्ट द रिमेन यूरिन इन द ब्लैडर आफ्टर पी, मतलब एक ऐसी स्टडी की जाती है कि यूरिनरी ब्लैडर में ये देखा जाता है कि जब यूरिनेशन होने के बाद कितना जो यूरिन है वो यूरिनरी ब्लैडर में रह जाता है। यूरिनेशन किया उसके बाद भी रह जाता है, यूरिनेशन बार बार करते हैं उसके बाद भी ये यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में कितना रह जाता है, उसके ऊपर भी ये डायग्नोसिस होती है। अब बीपीएच क्योर होता है या नहीं होता है, तो बीपीएच इजंट क्योर, इट कैन ट्रीट इट। बीपीएच बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया को क्योर नहीं किया जा सकता है, उसे ट्रीट किया जा सकता है ताकि कंडीशन जो है वो ज्यादा वर्स ना हो सके। ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग दी जाती है, ये डिपेंड करती है सिम्टम्स के ऊपर। अगर सिम्टम्स आपके काफी कम है, काफी तकलीफ कम है, तो डॉक्टर कहते हैं आप मेडिकेशन ही इस्तेमाल कीजिए। कुछ मेडिकेशन जो है वो रिकमेंड करते हैं। अब मेडिकेशन जो है, मैं दवाइयों के नाम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि वो सही रहेगा। तो मेडिकेशन दो तरीके की दी जाती है, इधर अलग अलग दी जाती है, इधर कॉम्बिनेशन, डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम्स जो है या फिर पर्सन के कंडीशन किस तरीके से है और क्या रीजन है, कॉज क्या है, वो डॉक्टर जब एग्जामिन करते हैं तो उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं। पहला क्या है कि जो मसल जो है वो रिलैक्स करने का काम करते हैं। जो मेडिकेशन जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो मसल्स टिश्यूज रहते हैं उससे रिलैक्स करते हैं, ताकि वो रिलैक्स होगा तो यूरेथ्रा को भी वो थोड़ा सा कंफर्टेबल करेगा, ताकि जिसकी वजह से यूरिनेशन अच्छे से हो सके, वो तकलीफ ना हो सके। दूसरा जो है डीएसटी जो है डाइहाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन के है, उसके लिए भी मेडिकेशन दी जाती है। ये अलग अलग भी दी जाती है या फिर कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद सर्जरी जो है वो कुछ दी जाती है। अगर पेशेंट की अगर सर्जरी ही करना है तो पहले ये काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती थी, तो उसके किस तरीके से की जाती थी, आज भी कई जगह पे की जा रही है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, मतलब इसे TURP भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि यूरेथ्रा के द्वारा एक इंस्ट्रूमेंट या फिर से स्पेशल इंस्ट्रूमेंट भी कहा जाता है, वो इंसर्ट किया जाता है। जहां तक प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं है वहां तक इसे इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट करने के बाद उसे जो है जो उसके जो टिश्यूज रहते हैं उसे कट किया जाता है और रिमूव किया जाता है, किसके, प्रोस्टेट ग्लैंड के। दूसरा है ट्रांस यूरेथ्रल इंसिशन ऑफ द प्रोस्टेट, मतलब उसे कट्स किए जाते हैं। कहाँ कट किए जाते हैं, दो कट्स किए जाते हैं। अब समझिए, ये प्रोस्टेट है, ये यहाँ से यूरेथ्रा जा रहा है, उसे थोड़ा सा कट किया जा रहा है, प्रोस्टेट को कट किया जाता है, दो इंसिशन दिए जाते हैं, और ताकि वो जिस तरीके से थोड़ा सा यूरेथ्रा को रिलीज कर सके। साथ ही जो यूरेथ्रा जहां पे यूरिनरी ब्लैडर से जहां मिलता है, जैसे हम लोग यूरेथ्रा जिसे नेक जिसे हम लोग कहते हैं, ब्लैडर नेक जिसे हम लोग कहते हैं, तो ब्लैडर नेक के यहाँ पे इंसिशन किए जाते हैं ताकि यूरिन फ्लो जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। यूरिन में काफी तकलीफ जो होती है उससे कम करने के लिए ये सर्जरी जो है वो अपनाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रांसयूरेथ्रल इलेक्ट्रोवेपोराइजेशन। इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो एक्स्ट्रा एनलार्जमेंट जो रहता है, जो ज्यादा बढ़ चुका है, उसे कट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट की मदद से और उसे वेपोराइज किया जाता है। आपने देखा होगा कोई सर्जरी स्क्रीन पे वगैरह डॉक्टर के यहाँ पे देखा होगा, वो कट करते हैं कुछ तो वो वेपर्स निकलते हैं, मतलब उसे जलाते हैं, खत्म करते हैं उसे, तो इस वेपोराइज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की मदद से, उसे वेपोराइज करके खत्म करते हैं। एक है ग्रीन लाइट लेजर, सेम इलेक्ट्रोलाइट की जगह पे यहाँ पे लेजर इस्तेमाल किया जाता है कि लेजर टेक्निक के द्वारा जो वो एक्स्ट्रा एनलार्ज प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहता है उसे कट किया जाता है, उसे वेपोराइज जो है वो किया जाता है। आजकल जो सबसे ज्यादा चल रही है वो है मिनिमल इन्वेसिव ट्रीटमेंट। इसमें क्या होता है कि दो तरीके अपनाए जाते हैं, एक प्रोस्टेट
यूरेथ्रल लिफ्ट जो है वो की जाती है और दूसरा है वाटर वेपोराइजेशन थेरेपी जो है वो की जाती है। इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल लिफ्ट जो होता है, इसमें क्या होता है कि डॉक्टर क्या करते हैं कि इसका जो मेन पर्पस जो रहता है कि वो पेशेंट का जो यूरेथ्रा को प्रॉपर तरीके से फ्लो करना और यूरिनेशन अच्छे से करना चाहिए पेशेंट ने, ये उनका मेन मोटो रहता है। तो वो क्या करते हैं, एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा वहां पे एक इम्प्लांट जो है वो इंसर्ट किए जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा जो ग्रोथ रहता है प्रोस्टेट ग्लैंड का उसे रिमूव करता है और उसे निकालने का काम कर सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द ग्रोथ ऑफ द एनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड, ये जो इम्प्लांट्स रहते हैं वो ज्यादा भी हो सकते हैं, 5 से 6 भी हो सकते हैं। वाटर वेपर थेरेपी, इसमें क्या होता है कि एक निडल जो है वो इंसर्ट की जाती है यूरेथ्रा के थ्रू प्रोस्टेट ग्लैंड तक, प्रोस्टेट ग्लैंड में वो इंसर्ट की जाती है। वहां पे वाटर वेपर जो है वो उसके द्वारा जो एक्स्ट्रा एनलार्जमेंट जो प्रोस्टेट ग्लैंड की रहती है उसे वाटर वेपर द्वारा जलाया जाता है, खत्म किया जाता है, जो और उसे डेड सेल्स में कन्वर्ट किया जाता है। ये जो डेड सेल्स रहते हैं बाद में फिर बॉडी द्वारा एब्सॉर्ब करके उसे एक्सक्रीट आउट जो है वो किया जाता है, जिससे रेज्यूम सिस्टम जो है वो इसे कहा जाता है। तो ये सिंपल इन्फॉर्मेशन थी बीपीएच के बारे में। अब जो है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें जो है वो सर्जरी के बाद जो है वो ध्यान में रखना जरूरी है। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं या फिर कुछ बाहर का जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं तो उसे अवॉइड करना है। ब्रोकली वगैरह नहीं खाना है। कुछ जो हम देते हैं साइट्रस फ्रूट जो रहते हैं, टोमेटो या फिर हल्दी जो है, वो चीजें आपको नहीं खानी है अगर आपने सर्जरी करवाया है प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर से। हेल्दी खाना आपको ज्यादा खाना है, घर का खाना ज्यादा खाना है, ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा खानी है। जो हम देखते हैं कि सीड्स ऑयल्स रहते हैं, जो फिश ऑयल जो कैप्सूल रहती है, जिसे ओमेगा 6 वगैरह कहा जाता है, तो वो चीजें जो है वो आपको ज्यादा कंज्यूम करनी है। ओमेगा 3 ओमेगा जो है वो कंज्यूम करना चाहिए आपको। उसके बाद हम देखते हैं कि हेल्दी फूड्स के ऊपर ज्यादा आपको आना चाहिए। फाइबर डाइट जो है वो काफी ज्यादा आपको इसमें खाना जरूरी है। ये चीजें आपको हेल्प करेंगी प्रिवेंशन से, मतलब काफी एक एज के बाद आपको हेल्दी डाइट रखें और जो फाइबरस फूड रहता है, ओमेगा 3 रिच फूड रहते हैं, वो चीजें आप जो है वो ज्यादा ओमेगा 3 जो है वो ज्यादा खाने से आपके शरीर को जो हेल्दी हो सकता है। हो सकता है कि बीपीएच जो आपको ना हो और उसे प्रिकॉशन जो है वो किया जा सकता है अगर आप हेल्दी फूड एक एज के बाद रखते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।